क्लास 11th केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, रासायनिक विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के सवाल हैं, उन सारे सवालों को हम इस वीडियो पर लेकर आए हैं और इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले नंबर का सवाल दिया हुआ है कि कार्बन और ऑक्सीजन संयोजित होकर दो ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्रमशः 12-16 और 12-32 ये आंकड़े व्याख्या करते हैं। जनरली यहाँ पे बोला गया है कि कार्बन और ऑक्सीजन दो परमाणु है, जिसमें रिएक्शन करने के बाद दो चीज बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसमें इसका भार दिया हुआ 12:16 और 12:32। तो ये आंकड़े जो है वो व्याख्या करते हैं किस चीज का, ये गणितीय अनुपात, व्युत्क्रमीय अनुपात, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या फिर स्थिर अनुपात का नियम। तो यहाँ पे देखिए ये जो आंकड़ा बता रहा है, ठीक है, यानी कि उसका वैल्यू बता रहा है, और जब वैल्यू बता रहा है तो ये मैथमेटिक्स में आता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका गणितीय अनुपात का नियम, यानी गुणित अनुपात का नियम कहलाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि जल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड निम्नलिखित में से कौन सा नियम दर्शाते हैं। यानी जल है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का कौन सा नियम दर्शाएगा, ठीक है। स्थिर अनुपात, व्युत्क्रमणीय, रासायनिक तुल्यता या गुणितीय अनुपात का नियम। तो जल और हाइड्रोजन का भी हम कोई ना कोई वैल्यू निकालेंगे, और वैल्यू जो निकालते हैं वो आपका गणित मैथमेटिक्स में आता है, इसीलिए इस नियम को भी हम क्या बोलेंगे, गुणित अनुपात का नियम। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि H3PO4 के 1m, यहाँ पे m का मतलब मोलरता हो गया, विलियन की नॉर्मलता है, यानी नॉर्मलता n निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो n का जो फॉर्मूला होता है नॉर्मलता निकालने के लिए, n बराबर होता है आपका मोलरता गुना आपका n कारक, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी आपको यही n निकालने बोला गया है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, H3PO4 दिया हुआ है, तो H3 जो है और यहाँ पे PO4 है, तो H3 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस आयन में हो जाएगा, और ये जो PO4 है ये आपका माइनस आयन में हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव ऋणात्मक आयन में कहलाएगा। तो जो हम नॉर्मलता निकालेंगे वो आपका पॉजिटिव वाला का निकालेंगे। तो यहाँ पे H का जो मान दिया हुआ है ये 3 दिया हुआ है, ठीक है, H का जो मान दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जो वैल्यू है यहाँ पे 3, यही आपका क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा, ठीक है। तो जो नॉर्मलता का फॉर्मूला भी हमने बताया, n बराबर होगा m गुना n कारक, ठीक है, n कारक, यानी जो यहाँ पे 3 है ये 3 क्या हो गया, n कारक हो गया, ये 3 हमने कर दिया। और मोलरता यहाँ का वैल्यू कितना है, 1 है, तो इसके जगह हम 1 रख देंगे। अब 3 गुना 1 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3 ही आएगा, यानी नॉर्मलता का भी वैल्यू क्या आएगा आपका, 3 ही आएगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3n हो जाएगा, यानी 3n हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक मोल कार्बन कि हवा में दहन से उत्पन्न CO2 गैस की मात्रा होगी, यानी एक मोल कार्बन को जब हम हवा में दहन करेंगे, जलाएंगे, तो उसमें से CO2 गैस जो होगी वो कितना निकलेगी। तो सबसे पहले इसमें निकालने के लिए आपको जो CO2 दिया हुआ है, इस CO2 का आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए C का परमाणु द्रव्यमान आपको पता है, C का 12 होता है, और O जो होता है ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, और यहाँ पे 2 लिखा हो, O2 है, मतलब 16 गुना 2 हो जाएगा। तो जो टोटल को वैल्यू हम जोड़ेंगे तो 12 प्लस 16 और 2 हो जाएगा आपका 32। तो 12 और 32 जो होता है वो आपका कितना हो जाएगा, 44 ग्राम, ठीक है। यानी यही 44 ग्राम आपका क्या निकलेगा, CO2 गैस उसमें से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो 44 ग्राम, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 ग्राम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि एवोगाद्रो संख्या अणुओं की वह संख्या है जो उपस्थित रहती है, यानी एवोगाद्रो संख्या जो है वो किसमें उपस्थित रहती है। एनटीपी पर 22.4 लीटर गैस में ये भी उपस्थित रहती है। किसी पदार्थ के एक मोल में भी एवोगाद्रो की संख्या होती है। पदार्थ के 1 ग्राम अनुभार जो होता है उसमें भी अनुपस्थित, यानी ये सभी जो होगा डी नंबर, इसमें सभी में आपका एवोगाद्रो संख्या जो होती है वो आपका उपस्थित रहती है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि यूरिया के जलीय विलयन की मोललता 4.44 मोल प्रति ग्राम है। विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज निकालने के लिए बोला गया है। मोल प्रभाज कितना होगा, ठीक है। तो मोल प्रभाज आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मोललता 4.4 मोल पर ग्राम है और यूरिया का मोल प्रभाज है, यानी यहाँ जलीय विलयन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जल का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। तो जल का जो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 1 गुना 2 2 होगा, और इधर ऑक्सीजन का होता है आपका 16, ठीक है। 16 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 18, यानी
जो H2O का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो होता है आपका 18, ठीक है। अब 18 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है पर किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम जो पानी है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम पानी में हम इसको जल को घोलेंगे, तो यानी 1 किलोग्राम होगा वो आपका कितना हो गया, 1000 ग्राम के बराबर होगा। और आपका जो जल का परमाणु द्रव्यमान निकला था वो आपका कितना निकला था, 18 निकला था। और 18 से जब इसको हम भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 55.56 के लगभग में आएगा, ठीक है, 55.56 लगभग आ जाता है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, अब क्या निकालना है हमको, मोल प्रभाज निकालना है। तो मोल प्रभाज में अभी ये हमारा पानी का मोल का संख्या निकला 55.56। अब यहाँ पे आपका मोललता ऑलरेडी 4.44 ग्राम यहाँ पे दिया हो, तो ये 4.44 ग्राम, और हमने उधर जो आपने निकाला परमाणु द्रव्यमान उसका, पानी का, उसका भी निकाल लेंगे, तो वो आपका कितना निकला था, 55.56। तो टोटल जो मोल हो जाएगा 55 और 4 59, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग 60 के लगभग में हो जाएगा, यानी 60 मोल जो है वो हमारा क्या निकल गया, टोटल मोल निकल गया, ठीक है। वो हमको निकालना है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मोल प्रभाज यानी जो मोल किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, 4.44 मोल पर ग्राम दिया हुआ, इसको हम टोटल मोल से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, यानी टोटल कितना आया था हमारा, 60 आया था, ठीक है। तो 60 से जब इसको हम भाग करेंगे, तो भाग करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आपका आएगा 0.074, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 0.074, आपका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 में कि mg है, यानी mg जो होता है वो किस ब्लॉक तत्व में होता है, जो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल है उस किस पीरियोडिक टेबल में mg जो होता है वो आपका होता है, ठीक है। तो जो mg होता है वो आपका एस ब्लॉक का तत्व होता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 में कि एक परमाणुक द्रव्यमान इकाई एएमयू का मान होता है, यानी एक परमाणु द्रव्य यानी एक एएमयू बराबर कितना होता है। तो एक एएमयू बराबर जो होता है वो आपका 931 होता है, ठीक है, 931 एम ई भी होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि आसुत जल की मोलरता कितनी होती है। तो आसुत जल की जो मोलरता होती है, आसुत जल का मतलब डिस्टिल वाटर यानी प्योर वाटर, प्योर वाटर की जो मोलरता होती है वो आपका 55.56 होती है, अभी हमने निकाला था 55.56, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होगी, यानी 22 ग्राम आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें मोल की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। तो टोटल यहाँ पे कितना दिया हुआ, 22 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मोलों की संख्या निकाला था तो वो कितना निकला था आपका, 44 निकला था, ठीक है। पहले वाले सवाल में हमने बनाया था तो 44 निकला था। 44 को जब हम 22 से भाग कर देंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका 0.5 आएगा, यानी मोलों की संख्या जो हो जाएगी वो आपका 0.5 हो जाएगी। तो जिसका जो राइट आंसर होगा 0.5, ठीक है। मोल की संख्या बराबर होता है भार बट्टा अनुभार, ठीक है, भार बट्टा अनुभार। भार यहाँ पे दिया हुआ 22 ग्राम और अनुभार इसका यानी CO2 का हम अनुभार निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो आपका आता है 44, ठीक है। तो 22 को 44 से जब हम भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.5, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि एसआई प्रणाली में प्रयुक्त पूर्व लगन यक्टो का संकेत क्या होता है। यक्टो, यक्टो मतलब वाई किससे लिखते हैं, इसीलिए इसका जो संकेत भी होगा वो आपका सी नंबर यानी यक्टो वाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी 11 का हो जाएगा सी। 12 का सवाल में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 12 में कि एसआई प्रणाली में प्रयुक्त पूर्व लगन जिप्टो, जिप्टो का अर्थ क्या होता है। तो जिप्टो को जो हम लिखते हैं वो आपका जेड से लिखा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में, 13 में बोला गया कि एसआई में प्रयुक्त एट्टो, एट्टो का क्या संकेत होता है। एट्टो को हम लोग ए से लिखते हैं, ठीक है, ए से लिखा जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि एसआई प्रणाली प्रयुक्त में माइक्रो का संकेत क्या होगा। माइक्रो जो होता है उसको हम म्यू से लिखते हैं, ठीक है, माइक्रो को हम म्यू से लिखते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 15 में कि किसी भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश, यह कथन किसका है, ठीक है। यानी कोई भी भौतिक परिवर्तन है उसमें ना तो हम कोई उसका निर्माण कर रहे हैं और ना ही उसका विनाश कर रहे हैं, सिर्फ हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो नियम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया था, ये तो दिया गया था द्रव्यमान संरक्षण के नियम के द्वारा दिया गया था। संरक्षण का जो नियम होता है उस नियम में कहा जाता है कि किसी भी भौतिक पदार्थ का ना तो आप निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, सिर्फ आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में कि किसी दिए गए यौगिक में हमेशा भार के विचार से तत्वों का अनुपात
समान होता है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है ये आपका निश्चित अनुपात का नियम कहलाता है इसको, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 17 में कि वह कौन सा नियम कहता है कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो यानी समान दाब है और उसका दाब, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या जो होती है वो अवोगाद्रो का नियम कहलाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 18 में कि 1 एएमयू बराबर होता है, यानी 1 एएमयू बराबर कितना होता है ये आपको बताना। तो 1 एएमयू बराबर होता है 1.66 गुना 10 पे पावर -24, ठीक है। तो 1.66 यानी यहाँ पे दिया हुआ है 1.66 गुना 10 पे पावर -24 ग्राम होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 19 में कि आवोगाद्रो संख्या बराबर होती है, यानी ये आवोगाद्रो होता है, इसका वैल्यू कितना होता है? तो इसका जो वैल्यू होता है आपका 6.022 गुना 10 पे पावर 23 होता है, ठीक है। 6.022 गुना 10 पे पावर 23 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 20 में कि CH4 का आणविक द्रव्यमान होता है। तो CH4 का यहाँ पे आणविक द्रव्यमान बोला गया है निकालने के लिए। तो CH4 का आणविक द्रव्यमान मतलब उसका आप परमाणु द्रव्यमान ही निकाल लीजिए। तो CH4 जो होता है, C का आपको पता है, C का आपका होता है 12 होता है, ठीक है। H का होता है आपका 1 और गुना हो जाएगा 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 और इधर 4 गुना 1 करेंगे तो 4 ही होगा, तो 12 4 हो जाएगा आपका 16। इसलिए इसका जो आणविक द्रव्यमान हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो 20 का नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 21 में कि H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो H2O का कितना होगा? H2O दिया हुआ है, H का होता है आपका 1 और यहाँ पे 2 दिया हुआ, मतलब गुना कर देंगे 2 से, प्लस O का आपका पता है, O का कितना होता है 16। अब इस सबको जोड़ेंगे 2 1 कम 2 और इधर आपका 16, 16 और 2 हो जाएगा आपका 18। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 22 में कि बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। मूलानुपाती सूत्र का मतलब हो गया जो भी सूत्र होता है उसमें आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेके जो भी आंसर आएगा वही आपका मूलानुपाती सूत्र होता है। तो यहाँ पे बेंजीन का पूछा है, तो बेंजीन का पहले सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का सूत्र जो होता है वो आपका C6H6 होता है, ठीक है, C6H6। अब इसका मूलानुपाती सूत्र मतलब इनका जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 6 6, ठीक है, इसको आपको कॉमन ले लीजिए। दोनों के पास 6 6 है तो हम क्या करेंगे, 6 कॉमन ले सकते हैं। 6 कॉमन लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा C, और इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ H बचेगा। इसलिए इसका जो मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ CH हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका CH, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 23 में कि ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का पहले सूत्र बताइए। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12 और O6 होता है। मूलानुपाती सूत्र में बोले इसमें से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो 6 12 6 में आप 6 कॉमन ले सकते हैं। 6 कॉमन लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ C बचेगा। इसके पास क्या बचेगा, H, और यहाँ पे 12 था, 12 में से 6 हमने ले लिया तो आपका क्या बच जाएगा, 12 में से हमने 6 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 6 बच जाएगा। और O के पास 6 था तो वो 6 तो ले ही लिए, तो सिर्फ आपके पास O बच जाएगा। यानी इसके पास क्या बचा है, CH6O बच रहा है, CH6O। तो CH6O है आपका, सॉरी ग्लूकोज का आपका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो 6 कॉमन लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ C बचेगा। 6 कॉमन लेंगे तो 6 दूनी 12, सिर्फ इसके पास 2 बचेगा, H2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 कॉमन लेंगे तो सिर्फ O, यानी CH2O बचेगा, ठीक है। CH2O ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि 1 मोल कैल्शियम में होता है, तो किसी भी कैल्शियम रहे, पोटेशियम रहे, कुछ भी रहेगा, ठीक है। तो सब में जो मोल की संख्या होती है वो सब में बराबर ही होती है। वो आपका होती है 0.022 गुना 10 पे पावर 23 परमाणु। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 25 में, तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तो तापमान का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका केल्विन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 26 में कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका कैंडेला होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो 26 सवाल हमने सोल्व कर लिया और इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।